मेंशन या चेक एक ही बात है। एक्सरसाइज 3.3 आज का नया टॉपिक है हमारा। लास्ट हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स की एक टाइप है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स की एक टाइप है नल मैट्रिक्स। कोई आप में से मुझे बताए कि नल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जीरो हो उनको नल मैट्रिक्स कहा जाता है। फिर आपको पता हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ये सारे बड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक सिंगुलर और नॉन सिंगुलर आ गया है। तो आपने बेटा सिंगुलर के लिए ये देखना है और नॉन सिंगुलर के लिए ये देखना है कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का अगर जीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि ये सिंगुलर है। क्या है? अगर डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का जीरो ना आए तो वो नॉन सिंगुलर होगा। यानी जीरो आ जाए तो सिंगुलर, जीरो के अलावा कुछ आए तो वो क्या होगा? तो ये बात क्लियर हो गई बेटा कि अगर आपने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? इनवर्स नहीं लेना पड़ेगा, आपको डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट लेने का तरीका, डिटर्मिनेंट ज़ाहिर किस तरह होता है? ये दो लाइनें लगा देनी है, डिटर्मिनेंट बन जाता है। तो डिटर्मिनेंट का फार्मूला जो देख लें वो ये है, दो ब्रैकेट्स हमेशा माइनस फिर दो ब्रैकेट्स आएंगे। इन ब्रैकेट्स में वैल्यू लिखनी है आपने। पहली वैल्यू क्या होगी? 6 और उसके सामने क्या है? 3। फिर दूसरी वैल्यू 4 और उसके सामने क्या है? 2। ये मेथड है जी डिटर्मिनेंट लेने का। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 6 3 आर 18 और -8 तो ये 10 आया। तो जीरो तो ना आया, जीरो ना आए तो क्या लिखना बेटा? ये नॉन सिंगुलर। आप इसको सिर्फ बता देंगे कि ये नॉन सिंगुलर है और यही बताना था जी हमने कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। चलें दूसरे में देखते हैं जी। दूसरे पार्ट में बी डिटर्मिनेंट लेते हैं, दो ब्रैकेट्स माइनस फिर दो ब्रैकेट्स। पहली वैल्यू क्या लिखेंगे? -5। बताओ इधर क्या आएगा? शाबाश। इधर और इधर इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 20 माइनस प्लस 63 तो ये माइनस करेंगे तो 43 तो जीरो नहीं आया। इसको क्या लिखेंगे? नॉन सिंगुलर। बस यही बताना था कि ये सिंगुलर है या नहीं। अब आइए इसके सी पार्ट पे। सी का डिटर्मिनेंट, दो ब्रैकेट्स माइनस फिर दो ब्रैकेट्स। क्या लिखो भाई? फिर इधर और ये। अब ये दरम्यान में माइनस रहना है। ये ना समझिएगा कि ये मौसम गर्मा है तो दरम्यान में माइनस आएगा और सरमा आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा। ये गर्मी सर्दी में माइनस ही रहना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें, 9 4 36 और ये 36, ये जीरो आ गया। तो जीरो डिटर्मिनेंट क्या जाहिर करता है? सिंगुलर। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिंगुलर। तो बड़ी क्लियर बात हो गई कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में सिर्फ जीरो आना या ना जीरो आना ही साबित होता है। अब आगे इस पे डी का डिटर्मिनेंट, दो ब्रैकेट्स माइनस फिर दो ब्रैकेट्स। पहली वैल्यू ए बी, फिर बी प्लस 1/a और a। इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या आएगा? ए बी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले a इससे मल्टीप्लाई, ए बी आ जाएगा। फिर माइनस a/a, ये a से कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। ये माइनस और ये प्लस, तो आंसर -1 आया। क्या लिखो बेटा इसको? नॉन सिंगुलर है तो प्लस माइनस ये मल्टीप्लिकेशन बट डिटर्मिनेंट थी। तो ई डिटर्मिनेंट माइनस जी बेटा, पहली वैल्यू ए डी प्लस सी, बी प्लस सी ए। मल्टीप्लाई करो इसको, ए डी प्लस ए सी माइनस ए बी माइनस ए सी, माइनस और प्लस और नहीं जी ए डी माइनस ए बी। तो ये जीरो नहीं आया, इसको हम लिखेंगे नॉन सिंगुलर। क्यों बेटा? अब बताएं आपको 100% अगर समझ आएगी तो फिर ही नोट कर पाएंगे ना, वरना तो कोई फायदा नहीं। डी और ई जी, ये वाला डी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में फर्क आ रहा, वैल्यू लिखने का तो वही तरीका है। और ये अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप
इसको मल्टीप्लाई करो, बी को ए से बी ए, फिर प्लस है तो माइनस से इसका साइन चेंज कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए ओवर ए काट के -1 बचना करें -1, ठीक है। इसी तरह बेटा ई में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ए पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर ए से मल्टीप्लाई, और फिर इसी तरह ए बी से माइनस की वजह से साइन से चेंज, और ए सी से मल्टीप्लाई। बी कुछ और भी पूछा था इसमें? नहीं, इसमें सिर्फ ये पूछा है। चलो जी, अच्छा, ए नॉट इक्वल टू सी बट बी इज इक्वल टू डी। बी अगर डी के इक्वल है तो फिर बेटा इधर बात चेंज हो जाएगी। इधर देखो जरा, इसकी कंडीशन बड़ी अहम है। बी इज इक्वल टू क्या है? डी। तो अब देखो कितना फर्क पड़ने लगा है। बी इक्वल टू डी, तो मैं बी को डी लिखने लगा हूँ, उसका क्या होगा? ये -1 प्लस कट जाएगा, तो ये 0 आ गया, तो 0 से क्या बन गया? सिंगुलर बन गया जी। पहले नॉन सिंगुलर हो रहा था, कंडीशन ना देता तो वो नॉन सिंगुलर था, कंडीशन को बढ़ा तो ये सिंगुलर बन गया। नोट करें बेटा पांचों पार्ट्स के लिए। ये आपको साइन बता दिया गया है कि किसका साइन होता है, डिटर्मिनेंट का साइन होता है। इसका मतलब है कि अगर आप p का डिटर्मिनेंट ले, क्योंकि इधर नजर आ रहा है तो मैं भी इधर p का डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। जी बताओ बेटा, आता है डिटर्मिनेंट लेना? क्या फार्मूला था उसका? 2 ब्रैकेट्स, कौन सा साइन आएगा? फिर 2 ब्रैकेट्स। क्या वैल्यू लिखनी आती है इसमें? क्या वैल्यू आएगी इसमें? 3, और फिर क्या आएगा? 4k, फिर क्या आएगा? 3 और 1। अब इसका आंसर उसने खुद दे दिया है। p डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है बेटा? तो मैं इसकी जगह पे 9 लिख लेता हूँ, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 12k -3, ये फाइंड करना है तो माइनस का 3 इधर ले आए, प्लस का 3 हो जाएगा, ये 12k हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 12 इक्वल टू 12k। तो यहाँ से बेटा k की वैल्यू ले लें, 12 डिवाइडेड बाई 12, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1 आ गई। अगर हमें डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट ना होता तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। बात समझ आ गई? दूसरे क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट लिखने थे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये वाला। सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूँ एडजॉइंट ऑफ टी कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ टी पहले पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा जी। फर्ज करो हमारे पास ए है, ये आपको सिखाने लगा हूँ मैं। ABCD, ये ए है, तो इसका आपने एडजॉइंट ऑफ ए लेना है। एडजॉइंट ऑफ लेने का तरीका होता है कि पहले और उसके सामने वाली जो वैल्यू होती है उसकी आपने जगह चेंज कर देनी होती है। एडजॉइंट ए लेने के लिए आपने ए मैट्रिक्स का हशर नशर कर देना है। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का हशर नशर कैसे करना है? पहले और उसके सामने वाले की सिर्फ जगह बदलनी है। डी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा, और जो दूसरा उसके सामने वाला होगा इसकी बेटा आपने अलामत चेंज करनी है, जगह नहीं चेंज करनी। अलामत चेंज का मतलब है ये प्लस था तो क्या हो गया? माइनस, और ये अगर प्लस है तो क्या हो गया? माइनस, और अगर ये माइनस होते तो इनको प्लस में बदल देना था। इसको एडजॉइंट कहते हैं जी किसी भी मैट्रिक्स का। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेने के लिए पहले और उसके सामने वाले की क्या करते हैं? जगह चेंज, साइन नहीं चेंज करने, और दूसरे वाले के क्या चेंज करने हैं? साइन चेंज करनी है, जगह नहीं चेंज करनी। चलो हम इसी को रिवर्स करते हैं। अगर बेटा आपको एडजॉइंट दिया जाए और उससे आप असल ए निकालना चाहते हो तो इसी को ही उल्ट कर दें। बात समझ गया ना? कैसे करेंगे कि आप बेटा इनकी जगह चेंज कर देंगे, इनकी जगह चेंज करेंगे ना दोबारा फिर उसी प्रोसेस में। तो ये ए और डी, और फिर क्या आ गया? यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर भी क्या आ गया जी? पॉजिटिव, यानी इनकी जगह चेंज कर दी और इनके साइन चेंज कर दिए। तो साबित ये हुआ कि अगर आपने एडजॉइंट किसी का फाइंड करना हो तो पहले उसके सामने वाले की जगह चेंज कर देते हैं, दूसरे उसके सामने वाले के साइन चेंज कर देते हैं। और इसके साथ साथ फिर सुन लो, अगर आपको एडजॉइंट ही दिया जाए और आप असल मैट्रिक्स बनाना चाहते हो तो फिर भी यही काम करना है। कौन सा? पहले उसके सामने की जगह चेंज, दूसरे उसके सामने के साइन चेंज।
अब इस क्वेश्चन को अहम क्यों कहा गया था? देखो बेटा, एडजॉइंट टी दिया गया है और इधर हमें टी का मॉडुलस यानी डिटर्मिनेंट दिया गया है, टी का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास टी नहीं है, एडजॉइंट टी है। तो एडजॉइंट से टी कैसे निकालना है? वो मेथड बता दिया मैंने कि उसका भी वही मेथड है। तो बताओ जी, फिर एडजॉइंट से टी निकालने लगा हूँ मैं, कैसे निकालूंगा? वही मेथड। पहले उसके सामने वाले की क्या बदलनी है? जगह जी, और दूसरा उसके सामने वाले के साइन, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस है। अब बेटा हमने टी का मॉडुलस डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये टी का डिटर्मिनेंट का मेथड वही होगा, 2 ब्रैकेट्स माइनस फिर 2 ब्रैकेट। ये क्या है? 2 और ये 5 और ये -x और -3। इसकी वैल्यू दी गई है बेटा 3, ये 10 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -3x। अब ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसको इधर ले आए पॉजिटिव, ये 10 है प्लस उधर जाके -3, तो ये 3x = 7, x = 7/3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसी से रिलेटेड बेटा मैं आपको आपकी बुक से हट के एक SLO बेस क्वेश्चन देना चाहता हूँ। SLO बेस वो क्वेश्चन ये है, एडजॉइंट ऑफ C = 3, एडजॉइंट ऑफ C 1, 5, 2x और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बेटा दो नोट करो, जिस बच्चे को इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया उसके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। ये SLO बेस बना के दिए, ट्राई करें, नहीं होता तो मैं करवाऊंगा। एक था बेटा एडिटिव इनवर्स, बट ये एडिटिव इनवर्स नहीं है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करने से पहले उसको शर्त ये है कि वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर कब होता है? इसका मतलब है कि फिर अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना चाहते हैं तो पहले डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा आपको, उससे पता चलेगा कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले सकते हैं या नहीं। अब बेटा डिटर्मिनेंट की शर्त भी सुन लो। डिटर्मिनेंट की शर्त होती है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मुराद ये है कि जितनी रो उतने ही कॉलम होने चाहिए। आप चेक करो कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस है जी, 2 रो 2 कॉलम है। फिर अब आपको इजाज़त है कि इसका डिटर्मिनेंट ले लें। ये 2 ब्रैकेट्स माइनस फिर 2 ब्रैकेट्स, पहली वैल्यू 4, उसके सामने 2, फिर -1 और -6, ये 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये 6, तो बेटा 2 आ गया। अब अगर ये भी 0 आ जाता तो फिर भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं ले सकते थे। अब क्योंकि ये 0 नहीं आया, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की ये निशानी होती है, R लिखे, इसके सारे के ऊपर माइनस डालें, साथ 1 डाल दें, इसको पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसका फार्मूला याद कर लो, ये होता है 1/, एडजॉइंट ऑफ R और 1 डिटर्मिनेंट R इंटू एडजॉइंट ऑफ R, ये फार्मूला होता है जिससे। तो अब मुझे बताओ कि डिटर्मिनेंट ऑफ R तो निकाल दिया आपने, और एडजॉइंट ऑफ R क्या है जी? R का अशर नशर। एडजॉइंट R का अशर नशर कैसे करना है? पहले उसके सामने वाले की जगह चेंज कर दो, दूसरे उसके सामने वाले के साइन चेंज कर दो, उसकी जगह नहीं चेंज करनी। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे पे आते हैं जी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। पहले कंडीशन चेक करनी है कि ले भी सकते हैं कि नहीं, और वो कंडीशन चेक करने के लिए आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट लिया जाता है। अब डिटर्मिनेंट की शर्त पे आ जाओ। डिटर्मिनेंट की क्या शर्त बताई है? वो स्क्वायर होना चाहिए। क्या ये स्क्वायर है? नहीं है जी, तो फिर नो 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 नो, बस काम खत्म। ठीक है, अब आ जाओ इस पे जी, बताओ डिटर्मिनेंट ले सकते हैं? यस, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ले लिया, 2 ब्रैकेट्स माइनस फिर 2 ब्रैकेट्स, ये 25 और ये 4, ये 2 और ये 50, तो बेटा ये 100, ये -100 और ये 0 आ गया। तो मैंने बताया था कि वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ये क्या है बेटा? सिंगुलर है। तो इसके लिए भी आप
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं ले सकते, इसको भी आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों जी, समझ आ गई? दो है इसमें प्रॉब्लम, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना और डिटर्मिनेंट का नॉन जीरो होना, फिर आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले सकते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है जी? ले सकते हैं? बिल्कुल ठीक है जी। तो ले फिर u दो ब्रैकेट्स माइनस फिर दो ब्रैकेट्स, पहली वैल्यू x फिर y प्लस 1, दूसरी वैल्यू x प्लस 1 और y। तो बेटा x को मल्टीप्लाई कर दें xy प्लस x, इससे मल्टीप्लाई करें xy माइनस का y हो जाए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसर, x माइनस y। कंडीशन को ना भूलिएगा, कह रहा है x को y कहें, मैं x को y कहने लगा हूँ, y माइनस y क्या आ गया बेटा? इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, तो ये भी क्या होगा? नॉट पॉसिबल। ये जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमारे पास ये चारों पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए। इस लेक्चर को बेटा रिपीट कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस करना आपका राइट है, राइट यूज कर सकते हैं एनी टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। आज का हमारा क्वेश्चन जो है 2B का इसका स्टार्ट होगा, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट। R इज इक्वल टू 4, 1, -6 और 2, और वेरीफाई करना बेटा आपने, R को मल्टीप्लाई करेंगे R इनवर्स से, या R इनवर्स पहले लिख लें और इसको R से मल्टीप्लाई, और ये I के इक्वल आएगा। बेटा ये क्वेश्चन आए तो प्रीवियस बुक के अकॉर्डिंग ये 8 नंबर का आएगा क्वेश्चन। आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक क्लियर लिखा है कि इसमें से जो चीज़ आपके पास है वो सिर्फ R है और जो नहीं है वो R इनवर्स है, तो R इनवर्स निकालना पड़ेगा पहले नंबर पर। अब आपको पता है कि R इनवर्स निकाल भी सकते हैं कि नहीं, R इनवर्स कह लें इसको या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह लें, एक ही बात है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं या नहीं, इसकी कंडीशन क्या होती है कि आपने R अगर लेना है तो R शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स पहले नंबर पर, पहली कंडीशन उसकी R जो है वो कौन सा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो है। फिर आप इस R को चेक करेंगे, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तो फिर आप R इनवर्स फाइंड कर सकेंगे। यही दो कंडीशन आपने पहले क्वेश्चन में डिस्कस की थी। बात समझ आई बेटा आपका पॉइंट? अब यहाँ पर देखो, मैं R को ये डिटर्मिनेंट तो लेने की इजाज़त मिल गई है हमें, इजाज़त कब नहीं मिली थी? जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स ना होता। तो R डिटर्मिनेंट लेंगे, R डिटर्मिनेंट में है दो ब्रैकेट्स माइनस फिर दो ब्रैकेट्स, पहली वैल्यू क्या है 4 और उसके अपोजिट 2 जी, फिर यहाँ पर 1 और -6, ये 8 आ जाएगा और +6, तो 14 आ गए जी। R डिटर्मिनेंट बताओ भाई, इनवर्स ले सकते हैं? इनवर्स का फार्मूला याद है आपको, 1/R डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ R। तो बेटा आप मुझे बताओ कि 1/R डिटर्मिनेंट 14 और एडजॉइंट ऑफ R के लिए R का हशर नशर कर दो। हशर नशर कैसे? पहले और उसके सामने वाले की क्या थी जी? जगह चेंज करनी थी, 2 और 4, दूसरा उसके सामने वाले के साइन चेंज कर रहे थे, ये नेगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा। R इनवर्स तक सॉल्व कर लिया। बताओ यहाँ तक समझ आ गई बेटा? अब आपने पहले R लिखना है फिर R इनवर्स लिखना है। तो पहले R की वैल्यू ये लिखी जाएगी 4, 1, -6 और 2, और फिर R इनवर्स की वैल्यू वो ये आई है 1/14, और इसमें वैल्यू जो लिखी है वो है 2 - 1, 6 और 4। मल्टीप्लाई में गलती होने के चांसेस बचने के लिए बेटा रो और कॉलम पे एरो लगा के मल्टीप्लाई करें, ये रो और ये कॉलम। बताओ बेटा 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। हमेशा +1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से। तो इस रो ने मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब इस कॉलम के साथ करें। बताओ 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? शाबाश। और 1 किससे? 4 से। अब आ जाए इस पे जी, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई, -6 × 2 +2 × 6। अब ये रो इस कॉलम से
-6 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4। अब यहाँ पर आ जाएगा r इनवर्स 1/14 8 प्लस 6 -4 प्लस 4 जी बेटा -12 प्लस 12 पॉजिटिव 6 प्लस 6। तो r इनवर्स 1/14 ये 14 आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये 14। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें ये कट जाएगा तो 1 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो 0, कोई चीज़ मल्टीप्लाई 0 तो ये 1। तो उसने भी यही कहा था कि अगर आप r इनवर्स ले वो बराबर होगा, पहले r इनवर्स लेके के फिर r ले, दोनों सूत्रों में i के इक्वल आएगा और i कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और वो यही होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम था यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। आपको पता है कि यहाँ पर अगर 5 5 आ जाता ये सेम हो गई, बाकी रिमेनिंग 0 है, तो ये कौन सी टाइप बननी थी? डायगोनल के स्केलर, स्केलर का डायगोनल। ये कंफ्यूज नहीं होना आपने। आपको मैंने बताया था कि 1 1 के अलावा अगर सेम आ जाए, 1 1 के अलावा अगर सेम आ जाए तो वो कौन सा होता है जी? स्केलर के डायगोनल। चेक कीजिएगा जी। चले जी, ये आ गया जी हमारे पास r और r इनवर्स एक आंसर आ गया जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट, r इनवर्स पहले लिखना है और r को बाद में। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसी तरह के ही होते हैं जिसमें गलती के चांसेस हो। r इनवर्स पहले लिखेंगे और r बाद में लिखेंगे। r इनवर्स की वैल्यू क्या है बेटा? पहले अब आपने r इनवर्स लिखना है, तो r इनवर्स की वैल्यू पहले ऐसे किया था ना हमने, पहले r की वैल्यू लिखी है फिर r इनवर्स की। तो अब आप r इनवर्स पहले लिखेंगे 1/14 और 2 - 1 6 और 4, और r की वैल्यू को बाद में लिखेंगे 4 1 -6 और 2। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो और ये कॉलम। फर्स्ट वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई प्लस सेकंड वैल्यू -6 से मल्टीप्लाई। अब इसी रो ने इस कॉलम से 2 1 से मल्टीप्लाई प्लस -1 2 से मल्टीप्लाई। अब बेटा इसी तरह ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -6। ये रो इस कॉलम से 6 इंटू 1 4 इंटू 2। सॉल्व करते हैं इसको 1/14 8 -6 2 -2 24 -24 6 प्लस 8 1/14 14 0 0 एंड 14। अब इसको बच्चों मल्टीप्लाई करो तो ये 1 ये 0 ये 0 और ये 1। तो देख रहे हैं दोनों बराबर आ गए हैं, दोनों आई के आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर सिर्फ लिखना है जी आंसर प्रूव जी। तो 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। कोई नई चीज़ नहीं थी। मल्टीप्लिकेशन जो आपने पहले की है, डिटर्मिनेंट जो आपने पहले लिया है, मल्टीप्लिकेटिव जो आपने पहले सॉल्व किया हुआ, बस उन चीज़ों को हमने यूज़ किया है। जल्दी नोट करेंगे इसको। अच्छा बच्चों, वेरीफाई का मतलब पता है आपको कि ये लास्ट में इक्वल आएंगे। मैं फिर ऑब्जेक्टिव का पॉइंट डिस्कस करने लगा हूँ। आपने पढ़ा था a + b का ट्रांसपोज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसी के इक्वल होता है, होल का हो तो अलग अलग के इक्वल होता है। फिर याद करो तो मैंने ऑब्जेक्टिव का ये भी पॉइंट बताया था और हमने इसको प्रूव भी किया था कि अगर ए बी का ट्रांसपोज हो तो वो अलग अलग ट्रांसपोज होता है, लेकिन उनकी तरतीब चेंज हो जाती है। समझ गए? और यही प्रॉपर्टी बिल्कुल इनवर्स में भी है कि जब दो वैल्यू को इकट्ठा इनवर्स लिया जाए तो वो अलग अलग के भी इक्वल होता है, लेकिन उनका जो है वो तरतीब चेंज हो जाएगी। यानी z पहले आ जाएगा और y जो है वो बाद में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है जी। अब हम इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन ही समझ नहीं, ये लॉन्ग है क्योंकि मल्टीप्लाई करना फिर रिवर्स लेना, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। ये भी सबसे पहला काम क्या है कि आपने y को z से मल्टीप्लाई करना है। तो y और z मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई का भी मैंने आपको रूल बताया था। अभी देख लो मल्टीप्लाई कब पॉसिबल और इम्पॉसिबल हो सकता है, उसका फैसला ये एरो करता है। फिर दोबारा सीख लो कि ये रो और ये कॉलम, इनके एलिमेंट की तादाद इक्वल होनी चाहिए। ये भी 2 है, ये भी 2 है। जब ये इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आर्डर का सेम होना जरूरी है।
और मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में डायरेक्ट डिवाइड नहीं किया जा सकता। बाकी तीनों काम डायरेक्ट हो सकते हैं बट डिवाइड नहीं कर सकते जी आप डायरेक्ट। मल्टीप्लाई का फिर वही रूल आ गया जी, बार बार मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन 1 into 2 प्लस 2 into 1, फिर इसको ने इस कॉलम से 1 into 3 2 into 2। अब इस तरह से दूसरी रो में पहले कॉलम से 2 into 2 प्लस 3 into 1, फिर बेटा ये इस कॉलम से 2 into 3 और 3 into 2। तो YZ इज इक्वल टू आंसर आएगा 2 प्लस 2 3 प्लस 4 और ये है 4 प्लस 3 6 प्लस 6। फाइनल आंसर जो आया इसका वो है 4 7 और 7 और 12। इसका बेटा आपने इन्वर्स लेना है तो इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। जिसका इन्वर्स लेना होता है उसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ता पहले। तो डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो आप इन्वर्स नहीं ले सकते। डिटर्मिनेंट 2 ब्रैकेट्स माइनस फिर 2 ब्रैकेट्स, पहली वैल्यू आ जाएगी 4 और 12, दूसरी वैल्यू 7 एंड 7, तो 48 49 और यहाँ पर -1 आ गया। इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया। अब YZ का इन्वर्स लिखते हैं। फार्मूला क्या बनेगा 1 over YZ का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ YZ फार्मूला जी। अब इनकी वैल्यू पुट करो तो 1 over -1 और बेटा YZ का हशर नशर कर दो। ये YZ है, हशर नशर कैसे, पहले उसके सामने वाले की जगह चेंज, 12 और 4 इधर आ जाएगा और दूसरा उसके सामने वाले के साइन चेंज, पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। और ये 1 over -1 ही होता है। इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 +7 -4, एक आंसर आ चुका है जी हमारे पास। अब राइट साइड के लिए दो पहले अलग अलग इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले आप Z इन्वर्स फाइंड करेंगे, उसके लिए आप Z लिखें। Z की वैल्यू है 2 3 1 2 और Z इन्वर्स लेने के लिए Z का भी डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। माइनस फिर 2 ब्रैकेट्स, ये 2 into 2 3 into 1, तो बेटा ये 4 - 3 और ये 1 आ जाएगा। ये भी 0 नहीं आया तो अब आप Z का इन्वर्स इसका फार्मूला बनाएं 1 over Z डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ Z। तो 1 over डिटर्मिनेंट है 1 over 1 और एडजॉइंट ऑफ Z, पहले उसके सामने वाले की जगह चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ा, अलामत चेंज -3 -1, ये Z इन्वर्स निकाल लिया है। अब हमने Y इन्वर्स निकालना है। Y होना चाहिए हमारे पास, ये Y की वैल्यू है 1 2 2 3। अब इसका इन्वर्स निकालना है जिसका डिटर्मिनेंट होना चाहिए आपके पास 2 ब्रैकेट्स -2 ब्रैकेट्स, ये 1 और इसके सामने 3। अब ये वो क्वेश्चन है कि आप इसको थोड़ा सा लाइट लेंगे सारा ही क्वेश्चन आपका आउट हो जाएगा, यानी इतनी कंसंट्रेशन से ये करना पड़ता है क्वेश्चन। ये आ जाएगा हमारे पास 3 -4 और ये -1 आ गया बेटा। अब आपने इसका इन्वर्स लेना है तो इसका फार्मूला 1 over Y डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ Y, तो 1 over डिटर्मिनेंट माइनस का 1 और एडजॉइंट ऑफ Y की वैल्यू चेंज कर दें, पहले उसके सामने वाली, इनका साइन चेंज कर दें तो बाहर देखा जाए तो बेटा माइनस का 1 बच रहा है। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -3 +2 +2 -1, ये Y इन्वर्स आ गया। राइट साइड कब बनेगी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते वक्त आपने इनकी तरतीब का ख्याल रखना है, पहले Z इन्वर्स फिर Y इन्वर्स। तो Z इन्वर्स का आंसर ये आया हमारे पास बेटा, ये Z इन्वर्स का आंसर जिसको हम 1 over 1 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 over 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये होगा 2 -3 -1 और 2। 1 over 1 1 ही होता है, तो 1 ना भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं है। हाँ इधर -1 बन रहा था तो -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जी मैंने। अब बेटा आप Z की वैल्यू लिखेंगे हम, जो कि ये आई है, ये Z इन्वर्स की वैल्यू है। अब लिखे 2 -3 -1 और 2, उसके बाद आपने Y इन्वर्स की वैल्यू लिखनी है, तो ये क्या है -3 2 और -1। अब इसको मल्टीप्लाई उसी तरह ही रो और कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट से 2 -3 प्लस -3 into 2। अब इस रो ने इस कॉलम से तो 2 into 2
प्लस -3 इंटू -1। अब बेटा नीचे जो रो है उसको मल्टीप्लाई करें दूसरी रो को इस पहले कॉलम से, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से -1 -3 प्लस सेकंड वैल्यू को सेकंड से 2 इंटू 2, फिर यही रो इस कॉलम से फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1। तो बेटा ये आ जाएगा -6 4 प्लस का 3, इसको सॉल्व करें +3 प्लस का 4 माइनस का 2 माइनस का 2, ये -12, ये 7, ये 7 और -4। अब आपने जो पहला आंसर निकालना था वो ये था जी हमारे पास YZ, ये वाला थी YZ का इनवर्स जब लिया था तो ये आंसर आया था जी हमारे पास। ये देखें, ये इसकी लेफ्ट साइड का आंसर है और वो जो हमने निकाला है वो राइट साइड का आंसर है। तो दोनों आंसर बेटा इक्वल आ गए हैं और आने चाहिए थे क्योंकि उसने कहा है वेरीफाई है। चेक होता तो फिर चेक में होता, आ भी सकता है नहीं भी, वेरीफाई में ये लाजमी आना है। तो लास्ट में आपने हेंस प्रूफ लिखना है। अब माइंड में आप सोच लो कोई चीज़ भी इसमें हमने नई यूज़ नहीं की, सिर्फ मल्टीप्लाई इनवर्स डिटर्मिनेंट यही चल रहा है। बट 8 नंबर का है ये क्वेश्चन, नोट करें बेटा जल्दी से, शाबाश। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4। 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट देख लिया अगर, व्हाट इज द रिलेशन, ऑब्जेक्टिव का भी ये पॉइंट याद रखना है। व्हाट इज रिलेशन, आपने रिलेशन बताना है अमंग, एक से ज़्यादा चीज़ें हो तो अमंग होता है, दो के दरमियान बताना हो तो बिटवीन होता है। अमंग ए डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट डिटर्मिनेंट, इनका आपने रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन बनता है। तो जब ये रिलेशन का आंसर निकलेगा तो बेटा ऑब्जेक्टिव का पॉइंट भी याद रखना है, पेपर में आए तो ऑब्जेक्टिवली आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या था इनका। और आपको ए की वैल्यू दे दी गई है, ए की वैल्यू है 5 7 2 3, ये ए की वैल्यू है। तो सबसे पहले आपको कहा गया है ए का डिटर्मिनेंट, तो आप ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, मेथड आपको बताएं, 2 ब्रैकेट्स माइनस फिर 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगे। पहली वैल्यू है 5, उसके सामने है 3, दूसरी वैल्यू 7 और उसके सामने है 2। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 3 आर 15 माइनस का 14 और ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 आया है हमारे पास, +1, चले +1। अब आपने ए इनवर्स पहले लेना है फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप ए इनवर्स का फार्मूला लिखिए बेटा, क्या होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/, डिटर्मिनेंट कितना है 1, एडजॉइंट ऑफ ए क्या था पहले और उसके सामने वाले के बेटा सिर्फ क्या चेंज करनी है जी, जगह, और दूसरे और उसके सामने वाले के साइन चेंज करने हैं। ये -7 और -2 आ गया। अब 1/1 1 होता है तो ये तो बच गया 3 -7 -2 5, लेकिन रिलेशन में इसका डिटर्मिनेंट की बात की गई है। अब मैं निकालता हूँ इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपको पता है कि वही 2 ब्रैकेट्स और फिर माइनस का साइन। पहली वैल्यू हमारे पास है 3 और 5 और इसी तरह -7 और -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 14, तो बेटा आंसर 1 आ गया। दूसरा भी बता दिया। अब तीसरा है एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो पहले एडजॉइंट निकाल लें। एडजॉइंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, पहले उसके सामने वाले की जगह 3 और 5 और दूसरे उसके सामने वाले के साइन -7 -2। तो एडजॉइंट का भी आपने डिटर्मिनेंट लेना है। ये डिटर्मिनेंट का मेथड वही रहेगा, 2 ब्रैकेट्स माइनस फिर 2 ब्रैकेट्स। तो पहली वैल्यू 3 उसके सामने 5 फिर -7 और -2 तो 15 माइनस का 14 तो 1 आ गया। अब सबको इसका रिलेशन पता चल गया जी कि ऑल आर इक्वल, ये रिलेशन है जी। आप यहाँ पर लिखेंगे ऑल आर इक्वल, ये रिलेशन था जी इनका, और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इनके दरमियान में रिलेशन क्या है। अब आपको ऑब्जेक्टिवली ये बात भी आ जाए तो पता होना चाहिए कि ये सब का आंसर आपस में इक्वल होता है।
अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट, अपनी बुक से देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें लिखा है कि राइट दीज सिस्टम ऑफ लीनियर, ये लीनियर का सिस्टम दिया गया है और इसको आपने इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म, सबसे पहले तो ये यकीन कर लो कि वेरिएबल की अगर पावर और साथ उसने लिख दिया है इफ पॉसिबल, इसका मतलब है कि इम्पॉसिबल भी हो सकता है। तो वेरिएबल की बेटा पावर 1 हो, ये हमारे पास से पहले लिखा हुआ है कि 4, 2, 3 और 1 और x, y और इक्वल टू है 6 और 4। ये मैट्रिक्स फॉर्म में है। तो इसको आपने अगर पॉसिबल है तो लीनियर फॉर्म में लिखें। तो पॉसिबिलिटी चेक करते हैं जी। पहले नंबर पर ये रो है और ये कॉलम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो कर सकते हैं हम। क्यों कर सकते हैं? हमें पता है कि रो में भी 2 एलिमेंट है और कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, तो एलिमेंट सेम होने की वजह से हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या आंसर आएगा जी? इधर क्या लिखूंगा? 4x, फिर कौन सा आंसर लिखूं? 2y, और कोई साइन ना हो तो प्लस होता है, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी भी आ जाए रो पे, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से 3x, सेकंड वैल्यू सेकंड से y, कोई साइन ना हो तो प्लस, इक्वल टू 6 और 4। तो बेटा हमने इसको लीनियर इक्वेशन में लिखना है, तो पहली वैल्यू को पहली के इक्वल करो, 4x 2y इक्वल टू 6, फिर दूसरी को दूसरी के इक्वल करो, 3x y इज इक्वल टू 4। तो ये ले जी मैट्रिक्स से हमने इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड पे आओ, इसका पार्ट देखें बुक से। सेकंड पार्ट है 5 0 0 4 और ये है x और y और इक्वल टू है 10 और 20। तो बच्चों फिर चेक कर लो, ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 इसमें है 2 इसमें है, तो ये क्या होगा 5x और ये बेटा प्लस का 0y। फिर इसकी बारी है, ये 0x और प्लस का 4y और ये किसके इक्वल होगा 10 और 20। चलो बताओ पहली वैल्यू क्या है? 5x 0y, तो ये लीनियर सिस्टम बन गया जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। फिर है 0x 4y इक्वल टू 20, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। मैट्रिक्स से लीनियर फॉर्म में लिखना है। अब आज इसका थर्ड पार्ट में है कि 0 और 3 मल्टीप्लाई x और y और इक्वल टू है 12 और 24। तो बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी रो पे निशान लगाएं, इसके कॉलम पे, तो इसकी रो में एक वैल्यू है। जीरो लिख दिया मैंने, कोफिशिएंट के साथ लिखा है, 0y शो कर दिया कि x y नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। इनके कोफिशिएंट शो कर रहे थे, इसका कोफिशिएंट 5, इसका कोफिशिएंट 0। जब फाइनल आंसर लेंगे तो 0 लिखेंगे ना, हम तो लिखना है, वो सॉल्व नहीं करना है। तो 0y को 0y ही शो करना है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ 5 लग गया, इसके साथ 0। अगर कोई इसका सोल्यूशन निकालना होता तो फिर 0 को हमने y से मल्टीप्लाई करके 0 लिखना था। तो ये क्या कहा गया है कि आपने इसको लीनियर फॉर्म में लिखना है, सॉल्व नहीं करना, इसलिए मैंने इसको 0 साथ लिखा। तो बेटा इसमें देखो रो में एक एलिमेंट है और कॉलम में 2 एलिमेंट है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो आप इसको लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब लास्ट पार्ट आ गया इसका, वो है x और y। आप मुझे बताओ जी कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है, रो में भी 2, कॉलम में भी 2। करें मल्टीप्लाई, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से 5x, सेकंड से 3y, कोई साइन नहीं है तो प्लस, और ये 2 आ गया। अब बेटा एक ही वैल्यू है, उसी के इक्वल आ जाएगी, तो लीनियर फॉर्म में ये आंसर मिलता है। क्यों जी, समझ आ गया? लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना था मैट्रिक्स फॉर्म में, और इसका रिलेशन बताना। नोट करो बेटा पहले ये, फिर नेक्स्ट करते हैं। इनमें से कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी डिस्कस करें। इस सिस्टम के मुताबिक अब आपको लीनियर इक्वेशन दे दी है और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। पहले क्या था जी, मैट्रिक्स फॉर्म दिया गया था और उसको लीनियर में लिखना था। अब लीनियर दिया गया है तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो आपने मैट्रिक्स फॉर्म के लिए
पहले 3 मैट्रिक्स बना लेने इस तरह के, ये इसका फॉर्मेट है। और इक्वल टू के बाद आप लिखेंगे 2 और 4, और इसमें जो 2 वेरिएबल चल रहे हैं वो लिखेंगे x और y वेरिएबल, और यहाँ पर इनके कोफिशिएंट लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट -1, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी आपने लीनियर से मैट्रिक्स में बदल दिया। अब इसमें गलती है, गलती ये है कि एक इक्वेशन है, x पहले है y बाद में है, दूसरी वाले में तरतीब लगाने पड़ेगी, -x 5y = 10। तो ये दो है जी, जिसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो 3 मैट्रिक्स बनाएंगे और इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। क्या होगी वैल्यू? 90 एंड 10, और यहाँ पर बोले बेटा क्या आएगा? x और y, इनके कोफिशिएंट लिखवाएं 2, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, इसका कोफिशिएंट -1 और इसका कोफिशिएंट 5, और बस यही था क्वेश्चन। अब आ जाए इस पे, इसमें 2 वेरिएबल तो चल रहे हैं बट इसमें x मिसिंग है। x मिसिंग है, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 0x + y, कोई फर्क नहीं पड़ा है, 0x + y का कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये x है तो y मिसिंग है, x + 0y। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना इजी हो गया। 3 मैट्रिक्स का फॉर्मेट और उनमें वैल्यू पुट कर देंगे 3 4, x और y, बोले इसमें क्या आएगा, और ये वाला 1 और ये 0 जी आंसर। इसमें भी कुछ यही गलती की गई है कि एक इक्वेशन ये है तो x की वैल्यू को पहले लिख लो 4x 1/2y और = 2। अब बेटा आपने 3 मैट्रिक्स और उनका फॉर्मेट ये है, = के बाद में 1 2, ये है x और y, x का कोफिशिएंट 5/2 और -3, फिर -4 और 1/2, ये आंसर। क्यों बेटा, समझ आई बात? असल वैल्यू ये थी, इसको अरेंज करके लिखिए, पहले x आना चाहिए, फिर y की वैल्यू आनी चाहिए, और = 2। अब बेटा फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट में आपने वैल्यू पुट करनी है, वही = के बाद 1 और 2, इसमें x और y। अब इनके कोफिशिएंट लिखिए 5/2, इसका कोफिशिएंट -3, इनके कोफिशिएंट लिखे -4, इसका कोफिशिएंट 1/2, आंसर। नोट करें बेटा जल्दी से। ये क्वेश्चन इसी तरह ही है कि यहाँ से आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कंसेप्ट डिटर्मिनेंट से पता चलता है। जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो वो सिंगुलर होता है, तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट लिया जाता है मैट्रिक्स का। तो ये लीनियर इक्वेशन में से मैट्रिक्स बनाने का तरीका तो अभी सीखा है, तो आप इसका मैट्रिक्स बना लेंगे, सिंगल डिविजन बना लेंगे। तो चाहिए हमें क्या है, 5 -4 10 और -k, और ये a के इक्वल इसको रख लें। हमें मैट्रिक्स ही चाहिए था, मैट्रिक्स फॉर्म नहीं चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट लें अगर आप, तो वो डिटर्मिनेंट वही है, ये इसका बेस्ट मेथड है, तो उसको पढ़ें और उसके मुताबिक सॉल्व करें। 5 - k, फिर -4 और 10। तो बेटा ये डिटर्मिनेंट जो है वो 0 रखा मैंने, इसकी रीज़न है सिंगुलर की वजह से, और ये आ जाएगा -5k और प्लस का 40, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा 5k और ये 40। तो 5 को अगर डिवाइड कर देंगे k, 40 डिवाइडेड बाई 5, तो k = 8। इस तरह ही ब्यूटी के साथ करना है क्वेश्चन, ठीक है ना, ताकि पेपर में चेक करने वाले को अंदाजा हो जाए कि इसको आता था, टाइम से नहीं देखा। क्लियर क्लियर? तो क्वेश्चन इसके बारे में तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है उसके मुताबिक ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सिस्टम को, क्योंकि 2 वेरिएबल है इसमें, इसलिए सिस्टम कहा गया। और लीनियर इक्वेशन क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, और सॉल्व करने का मतलब है कि x और y की वैल्यू फाइंड करना। सॉल्व का मतलब क्या होता है, अननोन की वैल्यू फाइंड करना सॉल्व कहलाता है। किस मेथड से? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। और पॉसिबिलिटी उसने पहली शर्त रख दी है। आप इस तरह करेंगे कि जब मैट्रिक्स इन्वर्जन से क्वेश्चन आए तो आपने बेटा 3 मैट्रिक्स बना लेने हैं इस पैटर्न के, एक मोटा मैट्रिक्स और 2 छोटे छोटे से मैट्रिक्स, और एक के दरमियान इक्वालिटी। ये पैटर्न होना चाहिए।
इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है वो है -6 और 1 वो लिखेंगे, और इसमें बेटा जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं वो लिखेंगे x और y, और इनमें इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। बताओ क्या लिखूं इधर, इधर क्या लिखूं, इधर और इधर 2। अब इन तीनों के नाम रहेंगे फिक्स में। ये क्वेश्चन आपको 10th में भी मिलेगा, 9th में भी मिलेगा, और फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी और फोर्थ ईयर में भी यही मेथड इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने वाला। तो हर एक में इसका नाम फिक्स रहेगा, a x और इसका नाम b जी, नाम चेंज नहीं हो सकते। a x और b नाम नहीं आपने भूलने। 3 मैट्रिक्स का पैटर्न समझ आ गया, उनमें वैल्यू लिखनी आ गई। अब आपने इनके नाम फिर बोलने हैं। बताओ इसका नाम क्या था, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, ये और ये b। अब बताओ हम a फाइंड करना चाहते हैं, नहीं जी। हम b फाइंड करना चाहते हैं, नहीं जी। हम x फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि x और y की वैल्यू फाइंड करना ही सॉल्व किया जाता है। तो अब बेटा x अगर फाइंड करना चाहते हैं तो x इधर आने दें, a को उधर लेकर जाएंगे तो a क्योंकि एक मैट्रिक्स है तो ये उधर प्लस माइनस नहीं होगा, बल्कि मैट्रिक्स हो तो उधर जाके इनवर्स हो जाता होता है, तो ये a का इनवर्स बन जाएगा, और इसके साथ b लिखा रहने दिया जी मैंने। अब बेटा अगर x फाइंड करना चाहते हैं तो ये वैल्यू आपके पास होनी चाहिए b की और a इनवर्स की। तो b की वैल्यू तो है हमारे पास, a इनवर्स की वैल्यू नहीं है, और a इनवर्स हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। a की वैल्यू के लिए आप करेंगे a = 4 3 1 2। तो बेटा आपने a डिटर्मिनेंट पहले लेना है ताकि पॉसिबिलिटी चेक कर ले। 2 ब्रैकेट्स माइनस फिर 2 ब्रैकेट्स से। पहली वैल्यू है 4 2 3 एंड 1, तो 4 2 8 -3 5 आ गया, इसका मतलब पॉसिबल है। अब आपने इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स का भी मेथड हमें आता है। इसका फार्मूला था 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a। तो 1/a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 5, और एडजॉइंट ऑफ a मैंने बताया था कैसे लेते हैं, a का उसका अशर अशर करके। कैसे किया था अशर अशर हमने, पहले उसके सामने वाले की क्या की थी, जगह चेंज की थी, 2 इधर 4 इधर। और अब बेटा क्या किया हमने, ये जो दूसरा है उसके सामने वाले की जगह नहीं चेंज करनी, उसके साइन चेंज करने हैं। तो ये -3 और ये -1, ये हमें इनवर्स तक पहुंच चुके हैं, और ये हमें इसके लिए चाहिए था। अब दोबारा बेटा फिर फार्मूला लिखें, x = a इनवर्स और b। x की जगह पे x y वैल्यू आ गई, और a इनवर्स का आंसर 1/5, 2 -3 -1 4, और b का आंसर बेटा, b का आंसर क्या है -6 और 1 जी, यही है ना। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर एरो, ये रो पे और कॉलम पे, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से -12, सेकंड को सेकंड से -3, फिर इस रो इस कॉलम से पॉजिटिव का 6 और प्लस का 4, कोई साइन ना हो। तो बेटा ये xy = 1/5, ये माइनस का 15 आ गया और ये 10 आ गया। 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करें -15 से, और 1/5 को मल्टीप्लाई करें 10 से। 5 3 are 15, 5 2 are 10, तो ये आ जाएगा -3 और ये 2 आ जाएगा। x और y ये हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी आप कहेंगे कि x की जगह पे -3 है, y की जगह पे 2 है। तो क्योंकि बेटा क्वेश्चन 8 नंबर का था लॉन्ग के लिए, तो उसी हिसाब से इसके ऊपर तवज्जो भी उतनी होनी चाहिए। हम इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं अपने तौर पे कि आप रफ में ये दोनों वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें। मैं इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, यस में मैं इसमें कर लेता हूँ दूसरी में। x की जगह पे क्या लिखूंगा -3, फिर 2 है, y की जगह पे 2 लिखूंगा और = 1। तो बेटा -3 + 4 = 1, 4 में से 3 1। तो जब ये सेटिस्फाई हो जाए तो ये सबूत होगा कि आपका आंसर जो है वो ठीक है। नोट करें बेटा, इंशाल्लाह दूसरे में मजीद समझ आ जाती है। आपने पहले तो इन्वर्जन मेथड की वजह से इस पैटर्न के 3 मैट्रिक्स लिख रहे हैं और उनमें वैल्यू पुट कर दी है। इसमें क्या आएगी 1.5 और 3, इसमें आएगा x और y, इसमें -1 2 5 एंड 4। नाम याद है जी, क्या नाम था इसका? नाम
इसका नाम हमने x फाइंड करना, तो x इधर, a को उधर ले जाएंगे इनवर्स और b। अब बेटा a लिखें ताकि इनवर्स फाइंड कर सके। -1 2 5 और 4, तो इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। a का डिटर्मिनेंट का वही मेथड, 2 ब्रैकेट्स माइनस फिर 2 ब्रैकेट्स, पहली वैल्यू -1 और उसके सामने 4, दूसरी वैल्यू 2 और उसके सामने 5। सॉल्व करें, -4 -10 माइनस का 14, 0 नहीं आया, आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, तो 1 डिटर्मिनेंट है माइनस का 14, एडजॉइंट ऑफ a का आपने पहले उसके सामने वैल्यू को इंटरचेंज कर देना है और इसको 2 को और 5 को सिर्फ साइन के मुताबिक चेंज करना है, तो इनवर्स तक पहुंच गए। अब हम दोबारा फिर फार्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स और b। x की जगह पे वैल्यू आएगी xy और a इनवर्स का जो आंसर निकाला है वो है 1/-14। a इनवर्स की वैल्यू 4 -2 -5 -1 और b की वैल्यू ये दी गई है 1.5 एंड 3। इसको बेटा मल्टीप्लाई करें, 1/-14, ये रो और ये कॉलम, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी कैलकुलेटर से तो 6 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, इसी तरह ये मल्टीप्लाई करें ये इससे तो -7.5 और ये माइनस का 3। अब ये 1/-14, ये 0 -10/3, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कोई वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई, और जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई इस तरह से तो माइनस माइनस तो कट जाएगा बेटा, कैलकुलेटर में डिवाइड करें जरा, माइनस माइनस तो कैंसर, 10.3 को 14 पे डिवाइड करना है, 10.5, बिल्कुल ठीक है जी बेटा, करें डिवाइड इसको 10.5 को 14 पे, xy जी 0.75 ये आ गया। अब चेक करते हैं जी हमारा आंसर ठीक है या नहीं। क्या करेंगे आप, x की वैल्यू आपको पता 0 आई है और y की वैल्यू 0.75 आई है, तो आप पहली इक्वेशन में पुट करके देखें, x की जगह पे क्या आएगा 0, y की जगह पे 2 × 0.75 और इक्वल टू बेटा 1.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0, ये सॉल्व करें जी 0.75 1.5, तो लेफ्ट में भी 1.5 है, राइट में भी 1.5 है, तो ये सिर्फ आपने अपनी तसल्ली करनी है, ये कोई क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। बात समझ आ गई? नोट करें बेटा दूसरा पार्ट जिसमें